हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ कराने जा रहा हूँ वो लेबर लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। हालांकि ये वीडियो का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं मंडे तक कराऊंगा, बट मेरे को 4-5 दिन लेट हो गया। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन, और उसके अलावा मैंने सीआरपीसी का कंटेंट डाल दिया था, इस वजह से मैं ये कंटेंट नहीं बना पाया। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी तक लेबर लॉ की मैं 70+ वीडियोस बना चुका हूं, तो उसका 12 से ज़्यादा जो इंटायर सेक्शन बाय सेक्शन कवरेज मैंने लॉ का कर रखा है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस का। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीआरपीसी में अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने को तो आप 39 वीडियोस देख सकते हैं। सीक्वेंस में सीआरपीसी का कंटेंट चल रहा है और एक जजमेंट बाय जजमेंट, सेक्शन बाय सेक्शन में सारा कंटेंट कवर करा रहा हूं। तो देखिए, ये वाला जो कानून है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कानून का पर्पस क्या है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर ना जो वर्क फोर्स है हमारी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इंडिया के अंदर जो वर्क फोर्स है हमारी, वो इस दो तरीके में बटी हुई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑब्वियसली इंडिया का जो मेजॉरिटी वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, चलिए उनके लिए दिक्कत नहीं है, और अनऑर्गेनाइज में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ना उनको लेबर लॉज उन पे अप्लाई होते हैं, ना वो जिस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं वहां उनको किसी प्रकार का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो अनऑर्गेनाइज की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा सीवियर है। हम यहाँ पे अनऑर्गेनाइज से ज्यादा बात करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनके इश्यूज से बात करेंगे। कि मान लीजिए कानून जहां पे लगता नहीं है वहां तो मैं मानता हूं कि वहां पे प्रॉब्लम और भी सीवियर है, बट एक प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अब मैं आसान शब्दों में अगर बोलूं तो पार्ट टाइम जॉब की तरह वर्क कर रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको काम करवाया जा रहा है, आप रेगुलर वर्कमैन नहीं है। तो जो रेगुलर एक वर्कमैन को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो बेनिफिट शायद आपको कन्फर नहीं करेंगे। और अगर हम इंडिया की इंडस्ट्रियल सिचुएशन देखें या इंडिया की जो हम इंडस्ट्रियल हिस्ट्री देखें, तो रेगुलर वर्कमैन के साथ इस इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो और ज्यादा होता है। मगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रेगुलर वर्कमैन के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। उनको लेबर राइट्स नहीं पता होते हैं, वो अवेयर नहीं होते, एम्प्लॉयर उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब है। तो ये कानून 1970 में जब हमने बनाया तो दो पर्पस थे। पहला, कि कुछ सेक्टर या कुछ एस्टैब्लिशमेंट हम ऐसे बना दें जहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम बिल्कुल डिसअलाउ कर दें, बोले कि नहीं जी यहां तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंप्लॉय कर ही नहीं सकते। अगर आपको इस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वर्क कराना है तो आप यहाँ पे रेगुलर वर्कमैन रखिए, और जो भी स्टाफ रखेंगे ऑन रोल आप उसको परमानेंट जॉब पे रखेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम रेगुलर लेबर को इतना ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में रेगुलर लेबर नहीं रख सकते, क्योंकि उतना बेनिफिट माइट भी इंप्लॉयर भी पे ना कर पाए रेगुलर लेबर। मतलब अगर इतने सारे रेगुलर लेबर हो गए तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो उतना बेनिफिट पे नहीं कर पाएगा। तो वहां पे फिर हम रेगुलेट करते हैं कि चलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमने आपको रखने की, इंप्लॉय करने की परमिशन दी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से आप काम चलाइए, आप अपने जो प्रोसेसेस है कंपनी के, आपका जो स्टैब्लिशमेंट में जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें काम चलाइए। मगर कुछ जो बेनिफिट्स हैं, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज हैं, सेफ्टी की फैसिलिटीज हैं, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं इस कानून में, वो आपको उसको कन्फर करनी पड़ेगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये कानून बनाया गया, और हमने कुछ चीजें लिस्ट डाउन करी है इस कानून में कि इस कानून में किस किस एस्टैब्लिशमेंट पे कब अप्लाई होता है ये वाला कानून, और उसके बाद एक बार अप्लाई हो जाए तो क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कमिटी होती है, उस सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो मैं कंटेंट आपको कराऊंगा वो मैं सेक्शन 10 तक कराऊंगा। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में बनेगी, मतलब ये पूरा एक्ट जो मैं बनाऊंगा ये 3 से 4 पार्ट में बनेगा। तो पहला पार्ट आज मैं आपको करा रहा हूं। देखिए, सेक्शन 1, ये जो आपका कानून है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। तो अब तो वैसे भी जेएनके वाला इशू रहने गया है, जो जहां पे आपने देखा होगा सेक्शन 1 के में कई जगह लिखा रहता था ना, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएनके, तो वो वाला इशू आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद वो वाला जो अब पर्टिकुलर लाइन है वो आपको काफी सारे कानूनों से हटा मिलेगा। तो ये पूरे आपके इंडिया में अप्लाई होता है, और गवर्नमेंट इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी नोटिफाई करना चाहे तो उसको नोटिफाई कर सकती है। अब ये किस किस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जरा उसको समझते हैं। सेक्शन 1 कहता है कि उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जहां पे और मोर वर्कमैन 20 और मोर वर्कमैन
प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर, जो पिछले प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर किसी भी दिन एम्प्लॉयड थे, मतलब कि 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन पिछले 12 महीने के अंदर, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करें और उससे वहां से जस्ट पीछे 12 महीने को देखें, तो अगर 12 महीने में किसी भी दिन 20 या उससे ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे थे, तो ये उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये वाला जो कानून है आपका वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपने अगर मेरी लेबर लॉ की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने ये सीक्वेंस हर लेबर लॉज में इसी तरीके से वर्क करता है। दूसरा, ये हर उस कॉन्ट्रैक्टर पे लगता है जो इंप्लॉय करता है कितने वर्कमैन, फिर से वही चीज 20 या उससे ज्यादा वर्कमैन। ये जो लिमिट्स हैं मॉनिटरी, जो नंबर की लिमिट है, ये आप जरूर याद रखिए, आपके नेट और ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन इंप्लॉय करा हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, और रूल वही है कि प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर ये सेम रूल अप्लाई हो रहा है, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर अप्लाई किया तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर पे भी ये वाला जो कानून है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में ये वाला जो लॉ है वो अप्लाई करना है, तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कितने महीने का नोटिस देना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 मंथ्स का नोटिस सर्व करेगी अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे उसको अप्लाई करना है, अलग से अप्लाई करना है, जो पर्टिकुलर ये 20 वाले नंबर से कम भी है, मतलब कि जहां पे 20 से कम वर्कमैन काम कर रहे हैं और स्टिल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, उस किस्म के इंडस्ट्री में या एस्टैब्लिशमेंट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला लॉ है ये अप्लाई होना चाहिए, तो 2 महीने का नोटिस वहां पे सर्व करा जा सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर देगी और काम हो जाएगा आपका। चलिए, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन 1 के अंदर एक बात का जिक्र हो रखा है कि यहां ये वाला जो लॉ है ना, ये आपका इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर के वर्क पे नहीं होगा। इसका मतलब जो बिजनेसेस इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर का काम करते हैं उन पे ही अप्लाई नहीं होगा। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे इंटरमिटेंट की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम समझें कि कोई जो पर्टिकुलर काम है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, तो वो इंटरमिटेंट नेचर का है या वो कैजुअल नेचर का, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी सेक्शन 1 के अंदर ही क्लियरली ये चीज मेंशन है कि अगर आपको ये पता करना है कि इंटरमिटेंट कोई चीज है या नहीं, तो आप उसको ऐसे चेक करेंगे कि प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर, पिछले 12 महीने में अगर वो काम 120 डेज से ज्यादा हुआ है, अगर वो काम 120 डेज से ज्यादा है, तो वो इंटरमिटेंट नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब कि अगर 120 डेज से कम काम होता है, मान लीजिए पिछले 12 महीने में जो टोटल बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो काम ही 120 दिन से कम करता है, तब वो इंटरमिटेंट नेचर का काम है, तो उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई करना बहुत हार्श हो जाएगा एम्प्लॉयर के ऊपर जो वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। अगर वो 120 दिन या 120 दिन से ज्यादा, 120 दिन तक चलेगा, 120 दिन से ज्यादा अगर पिछले 12 महीने में काम कर रहा है, वो बिजनेस ऑपरेशन में है, तो वहां पे वो इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, 120 दिन से ज्यादा इंटरमिटेंट या कैजुअल नहीं है, 120 दिन से कम इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का वर्क ही है। और चेक कैसे करेंगे? किसी भी डेट पे पिछले 12 महीने देख लेना कि पिछले 12 महीने वो बिजनेस कितने टाइम के लिए ऑपरेट हुआ है। दूसरी चीज, इंटरमिटेंट नहीं है, ध्यान रखना, मोर देन 120 डेज पे कभी ये मत कर लेना कि नहीं मोर देन 120 डेज वर्क करेगा तो कैजुअल है, क्योंकि मोर देन 120 डेज का मतलब वो तो रेगुलर हो जाएगा, इसलिए लेस देन 120 डेज, 120 या 120 से कम। अब मान लीजिए बिजनेस सीजनल कैरेक्टर का है। सीजनल बिजनेस कैसे होते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने सुना होगा गुड़ पट्टी जो ठंड में खाई जाती है, या मूंगफली वाला काम है, तो ये सारे काम ना आपको ठंड के मौसम में मिलेंगे। लाइक अभी नवंबर एंड के बाद आपको नवंबर दिसंबर में ये काम मिलेंगे, जनवरी में, उसके बाद ये काम बंद हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ एक स्पेसिफिक, जैसे गन्ने का जूस का काम हो गया, तो गन्ने का जूस का जो काम होता है वो आपका 3 महीने के 2 महीने 3 महीने के आसपास वर्क करता है। तो सीजनल कैरेक्टर के जो वर्क हैं, जो किसी पर्टिकुलर सीजन बेस्ड ही काम करते हैं, तो वहां पे अगर मान लीजिए किसी भी साल में 60 डेज से ज्यादा काम होता है, तो आप समझ लेना अगर एक साल में 60 डेज से ज्यादा काम होता है तो वो इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का वर्क नहीं है। इसका मतलब कि अगर सीजनल कैरेक्टर का कोई काम है और वो चाहते हैं कि उन पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई ना हो, तो उनका एक साल में काम कितना होना चाहिए? 60 डेज से कम। अगर वो 60 डेज से ज्यादा काम करते हैं तो वो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाएगा।
और पहला वाला मैंने क्या बताया था, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट 100 रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट है और अगर 120 डेज से ज्यादा करता है तो वो इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा। सीजनल कैरेक्टर में स्पेसिफिक एक कैटेगरी है कि 60 डेज का बना हुआ है कि 60 डेज से ज्यादा काम करोगे एक साल में तो हम आपको कैजुअल नेचर का नहीं मानेंगे, और उसके बाद अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा इंप्लॉय हैं तो हम आप पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई भी कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना। चलिए, अब सवाल आता है कि इंटरमिटेंट, अभी मैं सेक्शन 1 के अंदर ही हूं, या कैजुअल नेचर का वर्क है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड ऑब्वियसली बात अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी डिसाइड। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हाँ ये जरूर है कि कंसल्ट कर लेगी सेंट्रल बोर्ड, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल बोर्ड से कंसल्ट करेगी। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट बोर्ड से कंसल्ट करेगी। आप लोगों ने अगर मेरी लेबर लॉ की वीडियोस देखी होंगी या लेबर लॉज आप पढ़ते भी हैं तो आपको अंदाजा होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर किसी केस में आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। चलिए, ये तो आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सारी कवर करा देता हूं। सेक्शन 2 ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सबसे पहली डेफिनेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, आप लोगों को मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिटेल में जजमेंट के साथ करवा रखा, सबसे ज्यादा जजमेंट मैंने इसी एक्ट में कवर कराई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस का आप प्लीज चेक कर लीजिए, आपको डिटेल में इसकी जजमेंट के साथ एनालिसिस मिल जाएगी इस कानून की। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जहां जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन जिन इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लॉ कहता है कि इस वाले कानून में उन उन एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगा। मैंने क्या बोला, दोबारा समझिए कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का आप कानून रेफर करते हैं और वहां पे आपने देखा कि अच्छा ये वाले एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग, ये वाले फैक्ट्री के रिगार्डिंग, ये वाले नेचर ऑफ वर्क के रिगार्डिंग जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस कानून के अंदर भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। मतलब हमने इंटरप्रिटेशन वहां से पिक करी है। दूसरी बात, अदर केसेस में आपकी स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। आपको मैं बता चुका हूं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो रेलेवेंस है, किसी रूल को अप्लाई करना, किसी रेगुलेशन को अप्लाई करना पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री के रिगार्डिंग या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग, तो वहां पे रूल आ जाता है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैं आपको लिंक करके बताता हूं। पहले सेक्शन 2B कराऊंगा मैं पहले आपको, जो कि आपकी वर्कमैन के रिगार्डिंग डेफिनेशन है, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 2I। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको। सेक्शन 2B और सेक्शन 2I जरा ध्यान से पढ़िए। सेक्शन 2B कहता है कि एक वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर माना जाएगा, डीम्ड वर्ड जहां पे है, मतलब मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून ने मान लिया है, लॉ ने ये प्रिज्यूम कर लिया है, इसलिए आपको तो ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डीम्ड। तो वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर डीम किया जाएगा अगर वो किसी वर्क के कनेक्शन में, जो कि उस एस्टैब्लिशमेंट में हो रहा है, किसी वर्क के कनेक्शन में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए। यहां पे मेरा कहना है कि एक वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही एज्यूम किया जाएगा किसी पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग, जो वर्क कहां पे हो रहा है, उस एस्टैब्लिशमेंट में जिसपे ये कानून लगा हुआ है। तो उस एस्टैब्लिशमेंट में अगर वो एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, तो अगर उसको हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ध्यान रखना, अगर उसको हायर किया गया कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज में है, वेदर इन द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और नॉट, it does not matter. If the person has been hired through a contractor for the particular kind of job in a establishment, तो उस वर्कमैन को हम तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज्यूम करेंगे, और उस पे जो एक्ट, मतलब जो प्रोविजन उस पे अप्लाई होंगे, जो बेनिफिट उसको कन्फर होंगे, वो इस वाले कानून में हो जाएंगे उसके ऊपर। अब यहां पे वर्कमैन को डीम किया जाएगा, लेकिन सवाल आता है कि वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है फिर यहां पे। तो वर्कमैन को जो डिफाइन करने का सेक्शन है इस वाले कानून में, वो है आपका सेक्शन 2I, जो क्लियरली बताता है कि वर्कमैन क्या है, वर्कमैन की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। तो वर्कमैन की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है, एक व्यक्ति जिसको हमने एम्प्लॉय कर रखा है किसी वर्क के कनेक्शन में,
अब वो वर्क किस किस नेचर का है जरा समझिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये मैं वर्कमैन की डेफिनेशन करा रहा हूं। इस दोनों सेक्शन को आप ऐड करके पढ़ेंगे तब आपको इसकी कंजॉइंट रीडिंग से आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आएगी। सेमी स्किल्ड हो गया आपका, अनस्किल्ड हो गया आपका, ये सारे नेचर के वर्क में हम उसे हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपने एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के लिए। मैनुअल लेबर हो गया, सुपरवाइजरी नेचर का वर्क हो गया, टेक्निकल वर्क हो गया, आपका क्लेरिकल वर्क हो गया। तो चाहे हमने उसे हायर पे रखा हो, चाहे किसी रिवॉर्ड बेस पे रखा हो, चाहे उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके एक्सप्रेस हो, मतलब रिटन हो, ओरल हो या इंप्लाइड नेचर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें आ जाती है। मगर सेक्शन 2I जो है ना आपका, वो वर्कमैन में कुछ चीजें एक्सक्लूड भी करता है। स्पेसिफिकली वहां पे वर्कमैन की आप जब डेफिनेशन देखें वहां लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। तो कौन कौन से लोग वर्कमैन की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड हैं, कौन कौन से लोग वर्कमैन की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड हैं, जरा उस पे आ जाते हैं। सबसे पहला कौन सा व्यक्ति, जो कि आपका मेनली मैनेजेरियल वर्क में काम कर रहा है या फिर एडमिन का काम देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है। जो मैनेजेरियल लेवल का बंदा है उसको वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में डालना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सैलरी बेटर मिलेगी। दूसरा यहां पे जो लैंग्वेज है, हालांकि वो काफी कम लिमिट दी हुई है यहां पे बेयर एक्ट के अंदर, कि कोई व्यक्ति सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करते हुए वो व्यक्ति 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा विड्रॉ करता है उस कंपनी से, 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा, 500 रुपीज पर मेंसम अगर वो विड्रॉ करता है, तो उस केस के अंदर, और उसका जो नेचर, मतलब जो उसका वर्क है वो मेनली मैनेजेरियल नेचर का, वो मैनेजेरियल नेचर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम उसको वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। हालांकि ध्यान रखना, अभी जब मैंने आपको वर्कमैन की डेफिनेशन बताई तो मैंने बोला कि वो वर्क कर सकता है सुपरवाइजरी कैपेसिटी का, मगर जब हमने उसको एक्सक्लूड किया ना, तो एक्सक्लूड करने में एक लॉजिक लगा दिया कि 500 रुपीज पर मेंसम से ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, और उसका जो मेनली जो उसके ड्यूटी है ना, जो फंक्शन वो अटैच्ड है उसके ऑफिस से, वो आपका मैनेजेरियल नेचर का वर्क है, इसी वजह से हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। द रीजन बीइंग कि मैनेजेरियल नेचर का जो वर्क है उसको अगर हम इस डेफिनेशन में डालेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जस्टिफाई नहीं करेगा, इसीलिए हमने इसको यहां से विड्रॉ कर रखा है। तीसरा जिसको हमने एक्सक्लूड कर रखा है यहां से, वो है हमारा आउट वर्कर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरी कोड ऑफ वेजेस की भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने 6 पार्ट में वो वीडियो बनाई, और कोड ऑन वेजेस पे इकलौता मेरे चैनल पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन पूरे यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोड ऑन वेजेस का पूरे सेक्शंस कवर करा रखे हैं मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस के आप प्लीज चेक कर सकते हैं। आउट वर्कर सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई आर्टिकल्स हैं या कोई मटेरियल है, वो किसी बाहर के आदमी को दिया जा रहा है अलग अलग पर्पसेस के लिए, चाहे क्लीनिंग के लिए हो, चाहे वॉशिंग के लिए हो, चाहे अल्टरेशन के लिए हो, चाहे फिनिशिंग के लिए हो, चाहे रिपेयर के लिए हो, चाहे अलग अलग पर्पसेस में उसको हमने काम पे लगाया हुआ है। और हाँ, वो जो पर्टिकुलर यूज है, हमारा जो पर्पस है वो ऑब्वियसली ट्रेड और बिजनेस का ही है। तो वो जो आउट वर्कर है, वो आउट वर्कर हमारे वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, उसका अलग से काम है। हाँ, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग ही वर्क कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसका काम एक सेपरेट काम है, वो हमारे से काम लेता है और अपना काम करके देता है। मतलब हमने उसको सामान दे दिया, उसने उसको रिपेयर करके दे दिया। मान लीजिए बॉल मशीन का, बॉल बियरिंग वगैरह का कोई फंक्शन का प्रॉब्लम होता है, मशीन में ग्रीजिंग करानी है, मशीन का इशू हो रहा है, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेबलाइजर का काम, स्टेबलाइजर ढंग से काम नहीं कर रहा, या फिर सॉकेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये छोटे मोटे काम के लिए हम उसको बुलाते हैं, हमने उसको सॉकेट दी, उसने सॉकेट ठीक करके हमें वापस दे दिया, तो वो हमारे लिए आउट वर्कर है। ध्यान रखना ये चीज। तो वो यहां सेक्शन 2I में वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो ये आपकी मैंने मेजर डेफिनेशन करा दी, एक डेफिनेशन और मैं आपको इसमें करा देता हूं। सेक्शन 2G प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सेक्शन 2G प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी के रिगार्डिंग चेक कर रहा हूं कि वहां पे कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो जो व्यक्ति वहां पे हेड होगा वो वहां का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन स्पेसिफाइड है कि ये यहाँ का हेड है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो वो पर्सन स्पेसिफाइड हो जाएगा। नहीं तो वहां पे जो हेड है वो व्यक्ति हेड तो है ही, वो वहां का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगली डेफिनेशन मतलब इसी के अंदर फर्दर, अगर एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का ऑनर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो सकता है, या तो उसका ऑक्यूपायर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो सकता है, या फिर उस फैक्ट्री के अंदर जिसको मैनेजर अपॉइंट किया गया है। अगर आपको जानना है ये वाली डेफिनेशन डिटेल में तो प्लीज मेरी फैक्ट्रीज एक्ट का कंटेंट देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लेंगे, आपको ऑक्यूपायर ऑनर और ये सारा फर्क समझ में आ जाएगा। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेबर लॉस के प्लेलिस्ट की है। तो कोई भी आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जिसको मैनेजर नेम कर रखा है वो सारा बिजनेस हैंडल करता है, तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सेक्शन 2G की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। इसके अलावा अगर मैं किसी माइन की बात करूं, अगर मैं किसी माइंस वगैरह की बात करता हूं, तो वहां पे जो भी ऑनर है या फिर जो भी एजेंट है उस माइन का, वो वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाता है। या फिर हमने अगर किसी व्यक्ति को मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, सिमिलरली वो फैक्ट्रीज वाली बात कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति भी वहां का क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देखिए, लाइबिलिटी जब किसी पे डालनी होती है, लाइबिलिटी के रिगार्डिंग जो मैटर होता है, तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। तो इसीलिए आपके सेक्शन 2G के अंदर स्पेसिफिकली इस चीज को डिफाइन किया हुआ कि इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के नेचर में या इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्क में कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। क्योंकि जब लाइबिलिटी की बात आएगी, कल को कोई डिफॉल्ट होता है, कल को फाइलिंग में इशू होता है, कल को वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करते हैं, कल को वो वर्कमैन के जो नंबर ऑफ वर्कमैन उसकी डिटेल को हाइड कर लेते हैं, तो इन सब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की आएगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। अगली चीज, अगर कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट है तो जो भी व्यक्ति उस एस्टैब्लिशमेंट के सुपरविजन या फिर कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो व्यक्ति वहां पे हैंडल करता है, सुपरवाइज करता है, उस एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो वो वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो ये आपका सेक्शन 1 और 2 मैंने करवा दिया है। अब आपका सेक्शन 3 से मुझे कराना है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं सेक्शन 3 से आपका अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि आई थिंक मेरे इधर नॉइस थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो मैं सेक्शन 1 और 2 मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कल ही आपको बना के वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका कंटेंट बीच में रुके नहीं, और 3 से 4 वीडियो में ये वाला जो कंप्लीट एक्ट है आपका फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैंने आपको बोला था कि मैं सेक्शन 10 तक कराऊंगा, बट मैंने अभी 2 इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आपको एरिया कवर करा दिया, और थोड़ा नॉइस की वजह से मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। थैंक यू सो मच।